नमस्कार, ॲग्रोवन मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत. आज आपल्या बरोबर आहेत डॉक्टर ज्योत्स्ना शर्मा. त्या सोलापूर येथील राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्र इथे प्रभारी संचालिका आहेत. आज आपण त्यांच्याबरोबर डाळिंबावरील ऑइली स्पॉट्स नावाचा जो रोग असतो त्याबद्दल बोलणार आहोत. स्वागत आहे मॅडम. नमस्कार. मॅडम, मला असं विचारायचं होतं की पावसाळ्यात डाळिंब बागेवर तेलकट डाग रोगाशिवाय फळावरील ठिपके व कोलेट्रोटिकम फळकूज या रोगांचा व रसशोषक पतंगांचा प्रादुर्भाव वाढतो. तर कीड रोगांच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी योग्य प्रमाणात सिंचन व्यवस्थापन, संतुलित आहार व्यवस्थापन आणि फवारणी व्यवस्थापन याकडे लक्ष देणे गरजेचे असते. तर याच्यावरचा माझा असा पहिला प्रश्न होता की डाळिंब रोगावरील तेलकट डागासाठी पोषक वातावरण कोणते असते, म्हणजे कोणत्या वातावरणात त्याचा जास्त प्रसार होतो? कोई भी रोग है, जैसे चाहे आपका तेलिया रोग है, चाहे फलकुज है, या उसपे फल के ऊपर आपके ठिपके आते हैं, तो ज्यादातर जो आपको टेम्परेचर इन लोग चीजों के लिए चाहिए 25 से 30 के बीच में टेम्परेचर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। और उसके साथ अगर ह्यूमिडिटी, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, वो दोनों चीजें अगर 50% के ऊपर है तो बढ़ना शुरू होता है, और 80% के ऊपर है तो वो काफी तेजी से बढ़ता है। उसके साथ अगर आपका बारिश है और हवा चल रही है, वो उसको फैलाने का काम करता है, वो दूर दूर तक उसको लेके जाता है। तो ये सब चीजें अगर है तो उससे बीमारी बढ़ती है। अच्छा जी. आणि तेलकट डागाचा प्रसार कसा होतो, म्हणजे त्याचे काय मोड्स काय असतात? तेलकट दाग का जैसे आपके बाग में कहाँ से आया, दो कारण मेन होते हैं। सबसे बड़ा कारण है प्लांटिंग मटेरियल, जो आप रोप लेकर आते हैं। रोप अगर आप रोग मुक्त नर्सरी से लेकर आ रहे हो तो आपके बाग में वो नहीं आएगा। और उसकी गारंटी क्या है कि आपके रोप के साथ ना आए, तो टिश्यू कल्चर पौधे अगर आप लेते हो तो उसकी गारंटी है कि उसके साथ तेलिया नहीं आएगा। अच्छा. दूसरा फिर है, हाँ, दूसरा ये है कि अगर आपके पड़ोस में कोई तेलिया का बाग है, मतलब बहुत दूर नहीं, एकदम पड़ोस में आपके है, तो वहां से बारिश के साथ और हवा के साथ वो आपके बाग में 2-3 पौधों को जो एकदम बॉर्डर पे है वहां इफेक्ट करेगा, और धीरे धीरे फिर आप ही के जो पौधे इफेक्ट हुए हैं उन्हीं से बीमारी आगे बढ़ जाएगी. ठीक आहे, ओके. आणि साधारण आता तेल्याचा जो प्रादुर्भाव झालेला दिसतो आहे, तर अशा वेळी नियंत्रणासाठी काय काय उपाययोजना कराव्यात? हाँ, तो नियंत्रण के लिए जैसे मान लीजिए, पहला तो मैंने बता दिया कि आपके बाग में रोग ना आए तो क्या करना है, तो रोप सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अगर आपके आ गया, आपने बाहर पकड़ा हुआ है, रोग आ चुका है आपके, तो आपको करना क्या है कि आपको इसके लिए हमारा पूरा शेड्यूल एक है, IDIPM करके हमने डाला है, वो पूरा नेट पे डिटेल में मिल जाएगा। मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है कि जैसे ही आपको पता है कि आपके बाग में ये रोग है, तो आपको इंतजार नहीं करना है कि जब आपको तेलिया दिखेगा तभी आप फवारनी शुरू करोगे। आपको फवारनी पहले से ही, प्रिवेंटिव स्प्रेज हम बोलते हैं, वो स्प्रे आपको लेने हैं। मतलब कि आपको वो जब आपका रेस्ट पीरियड है तब भी लेने हैं, और जब आपने बाहर पकड़ लिया है तब भी लेने हैं। बारिश के दिनों में वो स्प्रे आपको 7 दिन में लेने हैं, पर जब मौसम सूखा है तो वो उसमें आप 10 दिन का गैप दे सकते हो। तो ये जो केमिकल तेलिया रोकते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल है स्टेप्टोसाइक्लिन, जिसमें स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट 90% और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 10% होता है। तो ये आधा ग्राम प्रति लीटर डालना है। दूसरा स्प्रे जो इम्पोर्टेंट है 2-ब्रोमो 2-नाइट्रोप्रोपेन 1,3-डायोल, ये मतलब ब्रोनोपॉल के नाम से जाना जाता है, और अलग अलग कंपनी इसको अलग अलग नाम से बनाती है, जिसमें कि बैक्टनॉल 100 है, बैक्टनाशक है, ऐसे बैक्टीसेल है, बहुत सारे नाम है, कंपनी के अपने अपने नाम है, पर केमिकल उसमें ये 2-ब्रोमो वाला होना चाहिए 95%। इतना प्रतिशत केमिकल वाला जो होगा तो वो आधा ग्राम प्रति लीटर उसका भी स्प्रे होता है। पर अगर आपको ये देखना है उसमें केमिकल कम है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मर लोग पूछते हैं कभी कभी 27% ही केमिकल है। अगर 27% आपके प्रोडक्ट में केमिकल है तो आपको वो लगभग 1.8 या 2 ग्राम प्रति लीटर लेना पड़ेगा स्प्रे के लिए, तो वो क्वांटिटी बढ़ानी है। इसके साथ आपको स्प्रेडर और स्टिकर जरूर मिलाना। कोई भी स्प्रे आप लेते हो,
स्प्रेडर स्टिकर जरूर मिलाना है ताकि वो बारिश में कम से कम धुले, और दूसरा जो अनार के ऊपर फैलाव है, स्प्रेडिंग है, वो अच्छी तरह से हो जाए, तभी वो काम करेगा। तो ये 2 केमिकल, और इसके अलावा कॉपर के हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, बोडो मिक्सचर, ये सब चीजें काम करती हैं। तो आप 7-7 दिन पे एक बारी ये करते रहेंगे। अगर आपको लगा बैक्टीरियल ब्लाइट आ गया है, ज्यादा आ गया है, उस समय आपको फल निकाल के उनको, जब भी स्प्रे लेना है, अगर फलों पे बीमारी आई है, उनको निकाल के मिट्टी में दबा देना। अच्छा। और उसके बाद आपको इमरजेंसी स्प्रे, हमारे उसमें लिखा हुआ है, हमारे उसमें भी दिया है शेड्यूल में, इमरजेंसी स्प्रे मतलब कि जब आपका 5 से 10% तक फल के ऊपर रोग आ गया है, तो आपको फल निकाल के बीमारी वाला ये इमरजेंसी स्प्रे लेना है, जिसमें कि स्टेप्टोसाइक्लिन आधा ग्राम, ये जो मैंने 2-ब्रोमो-2-नाइट्रोप्रोपेन बोला था, ब्रोनोफॉल आधा ग्राम, और उसके साथ जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड आपको 2 ग्राम प्रति लीटर और स्प्रेडर स्टिकर के साथ मिला के स्प्रे कर देना है। बाकी स्प्रे मैंने आपको बोले 7 दिन के इंटरवल पे करना है, पर ये स्प्रे इमरजेंसी स्प्रे है, इसमें 4 दिन का गैप देके 5वें दिन एक और स्प्रे करना है। सेम केमिकल, सारे केमिकल सेम है, सिर्फ ओसाइड की जगह आपको कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल करना है अगर आपका शुरुआत है। अगर आपका हार्वेस्टिंग के आसपास में है तो आप कार्बेंडाजिम की जगह कोई और फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हो। अपना मतलब कि जो हम कहते हैं प्री हार्वेस्ट इंटरवल, मतलब हार्वेस्टिंग से पहले कौन सा केमिकल कितने दिन पहले बंद करना है, उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हो, पर 4 दिन में ये आपको स्प्रे लेना है। ठीक। हाँ, और दूसरा एक बात ध्यान रखना है कि कई लोग क्या करते हैं, स्प्रे बार बार करते हैं। आज माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे करेंगे, अगले दिन इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेंगे, उसके अगले दिन ग्रोथ हार्मोन करेंगे, तो वो नहीं करना है। अच्छा। मतलब 7 दिन का गैप, मतलब कोई स्प्रे 7 दिन में नहीं करना है, नहीं करना है। आपको फंजीसाइड, आपको कीटकनाशक, कवकनाशक जो है, और चाहे आपका ग्रोथ हार्मोन है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिस दिन आपको स्प्रे करना है उसी दिन शाम को आपको बैक्टीरिया का स्प्रे भी करना है। ठीक। क्यों? क्योंकि जो आप स्प्रे कर रहे हो उस स्प्रे वो बारिश का काम कर रही है, जो क्योंकि वो जैसे आपने कीटकनाशक किया, वो आपके बैक्टीरिया को नहीं मार रही, वो बैक्टीरिया के लिए पानी का काम कर रही है। तो इसलिए आपको जब आप स्प्रे कर रहे हो तो वो बैक्टीरिया निकलता है, वो जीवाणु बाहर निकलता है और फैलता है इधर उधर। तो जो कुछ सुबह के स्प्रे से निकल गया है वो शाम को आप जब बैक्टीरिया का स्प्रे करोगे तो वो उसको मार देगा, क्योंकि बैक्टीरिया बाहर निकल के लगभग 24 से 48 घंटे लेता है दूसरी जगह पे एंटर करने के लिए। तो वो जब सरफेस पे पड़ा हुआ है, पौधे के ऊपर पड़ा है, तभी आप उसको शाम के स्प्रे से मार दोगे, तो आपका बीमारी कम होगा। जी आपत्कालीन फवारणी असते, जी इमर्जन्सी फवारणी असते, ती 5 दिवसांच्या अंतरावर करायला पाहिजे। ज्या शेतकऱ्यांनी हेही उपाययोजना केलेल्या नाहीयेत किंवा ज्यांच्याकडे सध्या त्या उपाययोजना करण्याचा पर्याय नाहीये, अशा शेतकऱ्यांचं या तेल्या रोगामुळे कितपत नुकसान होऊ शकतं, त्याचं प्रमाण काय असेल? प्रमाण तो इसका ये है कि हमने जो इतने वर्षों में देखा है, लगभग 25% से लेके कभी कभी 80% तक या 100% तक भी हो जाता है नुकसान। तो उसके ऊपर होता है कि आपके बाग में कितना फैलाव है, कितना है फैलाव, उसके ऊपर होता है कि आगे वो कितना और फैल जाएगा। तो हमने तो ऐसे ऐसे बाग देखे हैं, फरवरी महीने में जब बीमारी ज्यादा नहीं होती है, लोगों ने रोज रोज स्प्रे करके पूरी तरीके से अपने बाग को नुकसान करा है। तो हाँ, मतलब अगर बारिश के मौसम में तो फैलता है, पर बाकी मौसम में भी बीमारी जिन लोगों के ज्यादा है उसका मतलब वो फवारणी गलत कर रहे हैं और ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा, ठीक। आणि तेल्या रोगाचा एकदा का प्रादुर्भाव झाला तर तो झाल्यानंतर परत नियंत्रणात येऊ शकतो का? हाँ बिल्कुल, मैंने अभी हम लोग बल्कि हम लोग, मैं आपके जरिए ये भी बताना चाहूंगी कि हम लोग ऐसे बाग ढूंढ रहे हैं जो लोग मतलब मृग बहार लेना चाहते हैं या हस्त बहार का अगस्त वाला बहार लेना चाहते हैं, तो वो लोग तेलिया की वजह से अभी तक ले नहीं पा रहे। और हमने एक ऐसा समाधान ढूंढा है जिसकी वजह से अभी हमने जिन बाग में भी वो किया है, वो वाले शेतकरी ने बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। 100% तक आप बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। जो कि ये है कि आपको जैसे अभी हार्वेस्टिंग खत्म हो जाएगा, आपका किसी का दिसंबर में खत्म हो जाएगा, नहीं तो जनवरी में खत्म हो जाएगा जिसने मृग बहार लिया है।
तो बरोबर. जब आपका हार्वेस्टिंग खत्म हो गया, उसी समय लोग क्या करते हैं, रेस्ट पीरियड का मतलब जब आपको विश्राम अवस्था है पौधे की, तो कुछ भी देते नहीं उसको, पर उस बराबर. टाइम उसको फर्टिलाइजर देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसने इतना सारा जो फल निकला है उससे उसका एनर्जी खत्म हुआ है, वो बरोबर. एनर्जी उसको वापस करना है। वो एनर्जी अच्छा. वापस करने के लिए उसमें क्या करना है, जो पूरे साल का आपका नाइट्रोजन का डोज है, उसका 1/3 नाइट्रोजन का डोज उसी समय डालना है, हार्वेस्टिंग के एकदम बाद। बर. पोटाश और फास्फोरस आधा आधा आपको डालना है हार्वेस्टिंग के बाद। माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर कमी है तो मिट्टी में और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आपको डालना है। उसके अलावा गोबर खाद है, आपका नीम केक है, आपका ये कोमड़ी खत है, और जो अच्छे जैविक हैं वो भी आपको डालने हैं। उसके बाद 2 या 3 महीने तक पानी देना है। पानी देने के बाद 2 या 3 महीने पानी देने के बाद आपको उसको, और इस टाइम आपको प्रूनिंग भी ले लेना। जब आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो हार्वेस्टिंग के बाद, बीन प्रूनिंग कर लेना, छाटनी कर लेना है। तो ये छाटणी वगैरह सब करके 2-3 महीना पानी देना है। मॅडम, माझा पुढचा प्रश्न असा होता की जो तेल्या रोग आहे त्याचं व्यवस्थापन आपण आता सांगितलं, पण हा रोग मुळात होऊच नये यासाठी काय करता येईल? हाँ, वही मैं आपको पूरा फिर से बताऊं क्या? हाँ, फिर से बताइए. हाँ, तो इसमें क्या करना है, जिनका हार्वेस्टिंग दिसंबर में खत्म होगा या जनवरी में खत्म होगा, उन लोगों को छाटनी लेनी है। छाटनी लेने के बाद फर्टिलाइजर डालना है। फर्टिलाइजर में आपका नाइट्रोजन का 1/3 डोज डालना है, 1/3 डोज नाइट्रोजन का डालना है, आधा डोज पोटाश और फास्फोरस का डालना है। आपको गोबर खाद का डालना है, कम से कम जो पूरे साल में डालते हैं उसका आधा गोबर खाद डालना है। उसमें आपको नीम केक डालना है, कोमड़ी खत डाल सकते हैं आप, और अच्छे जैविक उसमें आप डाल सकते हैं। अच्छे जैविक जो हम लोग बताते हैं उसमें से आपका एक है अस्परजिलस नाइजर AN27, सॉइल एप्लीकेशन के लिए काली सेना के नाम से मिलता है वो। तो वो हम लोग 1 एकड़ में 1 किलो डालते हैं। इसी तरीके से उसके साथ वैम मतलब माइकोरिजा फंजाई, जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं, उसका भी हम 1 किलो 1 एकड़ में इस्तेमाल करते हैं। और एक हमारा ही संस्थान का नया एक फॉर्मुलेशन आया है, सोनार के नाम से मिलता है, जिसका पोटाश सॉल्युबलाइजेशन वो 70% तक आपका रिक्वायरमेंट को जो है कम करता है। मतलब अगर आपको 500 ग्राम पोटाश लगता है तो इसको डालने से आपको सिर्फ 150 ग्राम ही लगेगा, और आपका ईल्ड वगैरह भी अच्छा आएगा। तो ये सब चीजें आपको डालना है। 2 से 3 महीना तक पानी देना है। उसके बाद आपको पानी बंद कर देना है। पानी बंद करने के बाद उसको तान पे छोड़ देना है। तान उसको इतना देना है और ऐसा देना है कि आपका जब बारिश शुरू होती है जून में, तो लगभग उस बारिश से कोई 20-25 दिन पहले मान के चलो आपका वो तान का पीरियड पूरा होके पत्ते गिरने चाहिए। अपने आप का तान देना है कि पान जो है खुद गिर जाए, आपको इथेनॉल डालने की आवश्यकता ना पड़े। वो पान गिरने के बाद जो आपकी खाड़ी है जिसपे पान नहीं है, उसको आपको धूप दिखाना है 15 या 20 दिन, आपके क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से, ताकि जो काड़ी में बैक्टीरिया आपका जीवाणु छुपा होता है, जहां से अगली वाली बीमारी आती है, वो ऊपर ही होता है, वो अंदर नहीं होता है। तो आप इस काड़ी को अगर 15 से 20 दिन तक धूप दिखाते हो तो आपको सारा बैक्टीरिया मर जाएगा आपका। और अगले सीजन में आपको बिल्कुल भी तेलिया नहीं आएगा अगर आपने ठीक से किया है तो। और इसका क्या है कि ऊपर से जब काड़ी हल्का सा सूखना शुरू हो गया, मान लीजिए पानी की कमी ज्यादा हो गई, तो ऊपर से काड़ी सूखना शुरू होता है, तो उसी टाइम आपको, अगर वो शुरू हो चुका है तो उसके आगे आपको उसको धूप नहीं दिखाना, मतलब वो पानी नहीं रोकना है, पानी शुरू करना है। और लाइट प्रूनिंग ऊपर से 10 से 15 सेंटीमीटर का प्रूनिंग कर देना है और बाहर पकड़ लेना है। और बाहर पकड़ते वक्त फिर से जो फर्टिलाइजर डोजेस डालने की आवश्यकता होती है वो आपको डाल के बाहर शुरू कर देना है। मतलब कि आप मृग बाहर पकड़ सकते हैं आराम से, और आपको तेलिया का नुकसान नहीं होगा। हमने मालशीरस के पास ये 2 साल पहले फार्मर का किया था, और उनका पूरा भी कोई भी बाग में तेलिया जो 100% तक 80 से 100 तक नुकसान था, पूरा 0 हो गया उनका। और बहुत ही अच्छा उनको पैदावार 305% तक पैदावार उनकी बढ़ गई।
तो मतलब हम लोग इसके लिए ऑर्चर्ड ढूंढ रहे हैं कि जो शेतकरी करना चाहते हैं वो हमको बताएंगे, हम उनको पूरा जाके डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे। पर उसमें क्या है, कम्युनिटी अप्रोच बहुत जरूरी है। कम्युनिटी अप्रोच मतलब कि अगर 10 लोग हैं वहां पे, उस 10 में से 6 को भी तेलिया है तो सबको ये काम करना है, नहीं तो जिसने किया उसका कंट्रोल हो जाएगा पर फिर से दूसरे वाले बाग से आएगा। इसलिए कम्युनिटी अप्रोच में ये अगर कोई करता है तो निश्चित ही मुझे लगता है कि हम अपने महाराष्ट्र से भी और अपने भारत से भी तेलिया को निकाल सकते हैं इस स्थिती के साथ। बरोबर। मॅडम, आपण आता जसं सांगितलं की तुम्ही स्वतःही ऑर्चर्डच्या शोधात आहात की जे शेतकरी आहेत ज्यांना तेल्याच्या विषयी माहिती पण पाहिजे आणि ते प्रयोग करायलाही तयार आहेत, तर अशा शेतकऱ्यांनी जर तुमच्यापर्यंत पोहोचायचं असेल तर त्यांनी काय करावं? म्हणजे तुमचा काय संपर्क क्रमांक किंवा तुम्हाला थेट येऊन भेटावं लागेल, त्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे? हाँ, नहीं, हमसे फोन पे भी बात कर लेंगे तो हमारी कमेटी जो है जहां से भी फोन आ रहे हैं हम जाके ऑर्चर्ड देखते हैं, बात करते हैं और फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ यहाँ पे अगर सारे लोग तैयार होते लेने के लिए तो हम वहां पे वो डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए तैयार है। अभी जैसे हमें आज मालशीरस से फोन आया है, मालशीरस से उन्होंने 6-7 लोग बताए हैं, तो हमारी कमेटी जाने वाली है, वहां पूरा देखेगी कितना तेलिया है, क्या है और सारा कुछ उस हिसाब से हम लोग फिर डिसाइड करेंगे उसको। तो वो फोन पे भी हमसे बात कर सकते हैं, चाहे तो मेरा मोबाइल तो सब काफी फार्मर्स के पास है तो वो लोग मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं और नहीं तो आपके जरिए भी आप फोन नंबर लेके बता सकते हैं उनको कि आप इस फोन नंबर पे फोन करें। बरं मॅडम, आपला फोन नंबर जर सांगून द्या एकदा। 9623444097। 9623444097 और ये नंबर मेरा है। इसी में अगर आखिरी के 3 नंबर 380 कर दिया, बाकी नंबर सेम है, आखिरी के 3 नंबर 380 कर दिया, वो हमारे जो एक्सटेंशन ऑफिसर हैं मिस्टर दिनकर चौधरी, उनको भी वो बता सकते हैं। बरं, ठीक आहे। तर शेतकरी मित्रांनो, आज आपण तेल्या रोगावरील माहिती पाहिली। तसंच ही जी माहिती देणाऱ्या मॅडम आहेत त्या ICAR चे जे NRCP आहे आपलं सोलापूरचं, तिथल्या त्या प्रभारी संचालिका आहेत। तर तुमच्या डाळिंब बागेत किंवा तुमच्या शेतात जर समजा तेल्या रोगाची काही लक्षणं दिसत असतील आणि तुम्हाला कुठल्याही तांत्रिक मदतीची गरज असेल तर मॅडमने आपला फोन नंबर सांगितलेला आहेच, आपण त्यांच्याशी संपर्क करू शकता। त्यांचं पथक त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आपल्या शेतात पाहणी करून जाईल। धन्यवाद मॅडम, आपण दिलेल्या माहितीबद्दल। धन्यवाद, थँक्यू। आपण पाहत रहा ॲग्रोवन।